environmental and social impacts of mining। तो सबसे पहले तो इम्पैक्ट्स ऑन वाटर रिसोर्सेज उसके आपको नजर आएंगे, एडवर्स जो है एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स नजर आएंगे। Perhaps the most significant impact of a mining project is its effects on water quality and availability of water resources within the project area। पूरा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ग्राउंड वाटर जो है वो खराब हो रहा है, ज़ाया हो रहा है। इसके अलावा जो सरफेस वाटर हैं, आपके सरफेस वाटर बॉडीज है, लेक्स, स्ट्रीम्स, ओशियन, सीज, रिवर्स, तो ये तमाम भी जो हैं वो भी जो है पॉल्यूटेड होंगी ड्यू टू माइनिंग। कैसे? एसिड माइन ड्रेनेज एंड कंटामिनेंट लीचिंग। Outflow of acidic water from metal mines or coal mines. This toxic water leaks out of abandoned mines to contaminate groundwater, streams, soil, plants, animals and humans। वहां से जो आप माइनिंग करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसके नतीजे में जमीन से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स निकलती है। फॉर एग्जांपल सल्फर कंपाउंड ऐसे निकलते हैं, सल्फेट्स निकल रहे होते हैं, तो बाहर निकलते हैं, तो उसके साथ वाटर का रिएक्शन हो जाता है और वो जो है वो एसिड फॉर्म में आ जाते हैं, एसिड बन जाते हैं, तेजाब बन जाते हैं। जमीन के अंदर जब तक मौजूद थे तब तक तो वो इंटैक्ट थे, बंद थे, नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अब वंस के वो बाहर ले आए आप, अब वो क्या बन गया? अब वो तेजाब बन गया। अब वो एसिड जो है एक ऑरेंज कलर का पानी की तरह बन जाता है। अब फिर वो रन ऑफ के जरिए जहाँ भी जाएगा, तो बीच में जो भी आएंगे, प्लांट्स आएंगे, सॉइल आएगी, स्ट्रीम आएगी, एनिमल्स आएंगे या ह्यूमंस आएंगे, सबको वो जो है अपने लिपेटे में नुकसान करता हुआ गुजर जाएगा। As a result, an orange color can blanket the river, estuary, sea, and kill aquatic life and making surface water unusable as drinking water। सही है? आपकी जो एक्वेटिक लाइफ थी वो भी गई, वो भी जो है वो एसिड की वजह से डैमेज हो गई। प्लांट्स हो या एनिमल हो या फिशेज हो, वो भी इनकी भी डेथ हो जाएगी। इसके अलावा अब वो वाटर बॉडी आप इस्तेमाल के काबिल ड्रिंकिंग के लिए भी नहीं रहेगी, लोगों के लिए या जानवरों के लिए भी नहीं रहेगी ड्रिंकिंग के लिए। और आप किस तरह बीमारियां भी होंगी लोगों में इससे, अगर वो इसे किसी जो है वो पता ना हो या मजबूरी में कंज्यूम कर रहे हैं तो। When mine materials such as the walls of open pits and underground mines, tailings, waste rock, heap and dump bleach materials excavated and exposed to oxygen and water के कांटेक्ट में जब आती है ना चीजें, तो फिर एसिड फॉर्म करती हैं, जो हमने बात की अभी। अगर कोई ऐसा मटेरियल है, ये it looks like this, और ये फिर किसी न किसी चैनल के थ्रू वाटर बॉडी में जा रहा होगा। और वाटर बॉडी में जाने से पहले रास्ते में जो सॉइल है या जो भी है, उसको भी ये कंटेमिनेट पॉल्यूट करता हुआ जाएगा। Erosion of soil then mine waste into surface water. The types of impacts associated with erosion and sedimentation are numerous, typically producing both short-term and long-term impacts. In surface waters, elevated concentrations of particulate matter in the water column can produce both chronic and acute toxic effects in fish. Sediments deposited in layers in floodplains or terrestrial ecosystems can produce many impacts associated with surface water, groundwater and terrestrial ecosystems। अच्छा, अब सिर्फ जो है वो टॉक्सिक वेस्ट या एसिड माइन ही नहीं, बल्कि वहां से जो आपने ओवरबर्डन निकाला, जो ओवरलाइंग रॉक्स ऊपर थी वो हटाई, तो वो जाहिर सी बात है वो मिट्टी है, वो सेडिमेंट्स है, वो पर्टिकुलेट मैटर है। तो उससे क्या होगा फिर? वो रन ऑफ के जरिए वो सेडिमेंट्स जा रहे हैं जहाँ पर भी इरोजन हो रही है उसकी, तो फिर वो जहाँ भी जाएंगे तो उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नजर आएंगे। जहाँ भी जाने से मुराद किसी वाटर बॉडी में ही जाएंगे
तो वहाँ पर कि वहाँ एक्वेटिक लाइफ के जो है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएंगे, एक्यूट एंड क्रोनिक इफेक्ट्स आएंगे। एक्यूट का मतलब भी होता है कि फौरी तौर पर इम्पैक्ट जो जाहिर हो जाते हैं और इतने सीवियर नहीं होते। और क्रोनिक ये होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नुमाया होते हैं उसके इम्पैक्ट, लेकिन जो है वो खतरनाक होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट ऑन एयर क्वालिटी, वो तो वाटर का था, अब एयर पे कैसे इसका इम्पैक्ट आएगा। एयरबॉर्न emissions occur during each stage of the mine cycle। सही है, एयरबॉर्न की तो इमिशन जो है वो पूरी माइन जब तक हो रही है, एक्सप्लोरेशन से लेकर ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन सब में जो है वो एयर क्वालिटी के ऊपर बैड इम्पैक्ट आएगा माइनिंग का, especially during exploration, development, construction and operational activities। सही है, mining operation mobilize large amounts of material and waste piles containing small size particles are easily dispersed by the wind। आपने जो मटेरियल निकाला उसको जो है वो आप पहुंचा रहे हैं जगह तक, फैक्ट्री तक, तो उसके नतीजे में जो है जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, वो हवा की वजह से वो डिस्पर्स होते रह रहे होते हैं। इस तरह जो माइन करके आप ऊपर निकाले जा रहे हैं सारा ओवरलाइन बर्डन जितना भी है उसके ऊपर, तो वो आप इकट्ठा कर रहे हैं, वहां भी विंड का इफेक्ट आ रहा है, और वहां पर प्रोजेक्ट साइट पर भी पूरी एयर जो है आपकी वो पॉल्यूट हो रही है। और वहां से जो मटेरियल आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी डस्ट पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं, वो सारी डस्ट जो है वो हवा में डिस्पर्स हो रही है। खासतौर पर पर्टिकुलेट मैटर और डिफरेंट गैसेस आपकी व्हीकल्स की भी हैं शामिल इसमें, जो आप हैवी मशीनरी यूज करें उसकी भी है। इसके अलावा रॉक्स के अंदर भी कुछ गैसेस होती हैं, वो भी निकल जाती है ड्यूरिंग माइनिंग। मोबाइल सोर्सेस जो है एयर पोल्यूटेंट्स की वो हैं हैवी व्हीकल्स यूज्ड इन एक्सकवेशन प्रोसेस, कार्स that transport personnel at the mining site। ठीक है, कार्स भी है, हैवी मशीनरी भी है, लोग भी आ रहे हैं, सामान भी आ रहा है। ट्रक्स that transport mining materials। The level of polluting emission from these sources depends on the fuel and condition of the equipment। ऑब्वियस सी बात है, कैसा फ्यूल है, कैसी कंडीशन है व्हीकल की, इक्विपमेंट की, वो भी बताता है कि किस तरह की जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो जनरेट होंगे। Even though individual emissions can be relatively small, collectively these emissions can be of real concern। अलग अलग देखें तो छोटी छोटी जो है वो ये emissions हैं, लेकिन कलेक्टिवली देखें तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी मशीनरी हैं, तो ये एक बड़ा मसला है। पर्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये तमाम चीजें जो है वो मोबाइल सोर्सेज के नतीजे में जनरेट होते हैं। Stationary sources क्या हैं? The main gaseous emissions are from combustion of fuels in power generation installation, drying, roasting and smelting operations। जो माइनिंग के ऑपरेशंस के दौरान जो मशीनरी यूज हो रही है उसमें जो फ्यूल यूज हो रहा है वो स्टेशनरी में आएगा, क्योंकि वो चीजें वहीं फिक्स रहती है, इसलिए स्टेशनरी है। हमने पहले बात की थी कि एक्सट्रैक्शन होती है, एक्सट्रैक्शन मशीन्स के थ्रू होती है, तो उसके फ्यूल चाहिए होता है। इसके अलावा आपने जो रफ मटेरियल सारा निकाला है, ओर्स निकाली हैं, तो उसको उसकी बेनिफिशिएशन जो हमने पढ़ी थी वो, या कंसंट्रेशन करने के लिए भी आप डिफरेंट प्रोसेसेस और डिफरेंट मशीनरी यूज करते हो, तो उसके लिए भी फ्यूल रिक्वायर्ड होती है। Many producers of precious metal smelt metal on site। अच्छा, स्मेल्टिंग का प्रोसेस भी आप ऑन साइट ही करते हो। प्रायर टू शिपिंग टू ऑफ साइट रिफाइनरीज पहुंचाने से पहले ही वहीं पर बहुत सारा ट्रीटमेंट करके जो चीज़ चाहिए वो रख ली, जो चीज़ नहीं चाहिए वो उधर ही छोड़ दी, वगैरह वगैरह। उसके लिए भी फ्यूल और मशीन भी चाहिए होती है।
typically gold and silver is produced in a melting furnaces that produce, अच्छा गोल्ड और सिल्वर की जब माइनिंग की जाती है तो फिर उसकी वॉशिंग के लिए यानी तो उसके साथ और बहुत सी चीज़ अटैच होती है, उसको अलग करने के लिए मरकरी, आर्सेनिक, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब इस्तेमाल किया जाता है इसकी मेल्टिंग के लिए। तो इससे क्या होता है, ये तमाम चीज़ें भी हवा में डिस्पर्स हो जाती हैं। एमिशन होती हैं आपकी मोबाइल स्टेशनरी सोर्सेज पर, कैन बी मेजर एंड कंट्रोल है, वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं। पॉल्यूटेंट आर ट्रांसपोर्टेड डाइल्यूटेड, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद इनमें और चेंजेस होते हैं और वो जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और मजीद खतरनाक हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इसके इम्पैक्ट नज़र आना शुरू होते हैं ह्यूमन पर, इन्वायरमेंट पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आपके मॉन्यूमेंट्स हैं जो भी, और ग्लोबल क्लाइमेट की। फिर इंसिडेंटल रिलीज ऑफ मरकरी है, और मरकरी की अभी हमने बात की थी ना डिफरेंट कंपाउंड्स की, आर्सेनिक, मरकरी ये सब यूज होते हैं गोल्ड वॉशिंग में, तो वो सब रिलीज हो सकते हैं। नॉइज एंड वाइब्रेशन ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगी वहाँ पर। नॉइज पोल्यूशन एसोसिएटेड विद माइनिंग में इंक्लूड नॉइज फ्रॉम व्हीकल इंजन, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टील के डंपर्स है, पावर जनरेशन है, डिफरेंट मशीन ड्रिलिंग हो रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, क्रशिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, उससे नॉइज पैदा होता है और वाइब्रेशन पैदा होती है। Vibrations are associated with many types of equipment used in mining operations, but blasting is considered the major source. जो एक्सप्लोजन आप कर रहे हैं उससे वहाँ पर नॉइज के साथ साथ वाइब्रेशन भी हो रही हैं, और इससे इस नॉइज और वाइब्रेशन की वजह से वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, लोग हैं अगर कम्युनिटी से, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, या फिर जो दूसरी वाइल्ड लाइफ और दूसरे जानवर हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। Impacts of mining projects on wildlife. Wildlife is a broad term that refers to all plants and any animals or other organisms that are not domesticated, जो पालतू ना हो, wildlife. Many affects the environment and associate biotas with the removal of vegetation and topsoil, the displacement of fauna, the release of pollutants and the generation of, ये तो आप खुद भी अब जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं इसका कि वाइल्ड लाइफ पे किस किस तरह से इनिशियल स्टेज से ही वाइल्ड लाइफ पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएंगे। जब आप वहाँ जलाएंगे वेजिटेशन को या आप दरख्तों को खाना शुरू कर देंगे तो वहाँ की आबादी, जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर है, वो कहाँ जाएंगे? प्लांट्स डिस्टर्ब, जानवर डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब। टॉप सॉइल आप वहाँ की जो है वो खत्म कर देंगे तो क्रॉप्स जो है वो कहाँ से लगेंगे इसके ऊपर, वो भी डिस्टर्ब। पॉल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हैं एयर में तो उससे भी वहाँ की वाइल्ड लाइफ मुतासर होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉइज और वाइब्रेशन हो रही है उससे तो वो वैसे ही वहाँ से जो आपके तमाम एनिमल्स है उसको उस नॉइज और वाइब्रेशन से बचने के लिए माइग्रेट भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये सारे नुकसान होते हैं वाइल्ड लाइफ पर। हैबिटाट लॉस हो जाता है। हैबिटाट लॉस से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर वहाँ जंगल था, वो एक हैबिटाट था, साफ कर दिया, लॉस कर दिया, खत्म हो गया, है ही नहीं अब उनके पास रहने के लिए जगह। या उसके अलावा जो सेकेंडरी इम्पैक्ट है या इनडायरेक्ट, उनमें क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ स्पीशीज लिव इन कम्युनिटी दैट डिपेंड्स ऑन ईच अदर ना, तो कोई एक एक जो है वो मुतासर हुई तो सब मुतासर होंगे। सर्वाइवल ऑफ दीज स्पीशीज कैन डिपेंड सॉइल कंडीशन, local climate, altitude and other things. तो अगर चलें, अगर हैबिटेट लॉस उसमें भी बच गए, कि अगर वहाँ चले कोई फॉरेस्ट मौजूद नहीं था, लेकिन अब जगह की माइनिंग की वजह से सॉइल कंडीशन भी चेंज हो गई है, वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो चुका है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है वहाँ का, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा वाइल्ड लाइफ पर।
हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो है हो सकती है इसमें। Habitat fragmentation occurs when large areas of land are broken up into smaller patches, making dispersal by native species from one patch to another. अच्छा, इसमें क्या होता है कि हैबिटाट की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, कुछ हिस्सा सही है कुछ खराब है, तो क्या है इनमें दूरियां पैदा हो जाती हैं और जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी जो है वो मुतासर हो जाती है। Impacts of mining projects on soil quality, ठीक है, इसकी बात तो हम कर ही चुके हैं। माइनिंग कैन कंटामिनेट soil over a large area. Agriculture activity near a mining project is particularly affected. Soil जो रन ऑफ आ रहा है उससे भी खराब हो रही है। सॉइल जो आप नीचे जमीन में से निकाल कर सारा जो डंप है, जो टेलिंग्स हैं, जो ओवरलाइन बर्डन है वो ऊपर ला के रख रहे हैं डायरेक्ट, उससे भी खराब हो रही है। इसके अलावा अगर एयर पॉल्यूशन आप वहां से कर रहे हैं तो एयर का कंटेंट भी डायरेक्ट सॉइल से होगा, जब बारिशें होंगी तो वो सारे कंटेमिनेंट वो सॉइल में ही जमा होंगे, तो उससे भी खराब हो रही है। तो देयर डिफरेंट सोर्सेज सॉइल खराब हो रही है अपनी माइनिंग से। इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट ऑन सोशल वैल्यूज क्या है? ठीक है, एनवायरनमेंट तो आपने देख लिया, लेकिन सोशली क्या प्रॉब्लम्स सामना क्रिएट क्रिएट कर सकते हैं माइनिंग से? The social impacts of large-scale mining projects are controversial and complex. Mineral development can create wealth. Of course, economy पे तो इसका अच्छा इफेक्ट आता है, but it can cause also considerable disruption. Mining projects may create jobs, roads, schools, and increase the demand of goods and services in remote and impoverished areas. But the benefits and costs may be unevenly shared. If communities feel they are being unfairly treated or inadequately compensated, mining projects can lead to social tension and violent conflict. ठीक है, इसमें ये होता है स्टूडेंट्स के जो है माइनिंग के जरिए जॉब भी बनती हैं, वहाँ माइनिंग पर जो है आपको लोग चाहिए होते हैं। फिर माइनिंग के प्रोजेक्ट जो कर रहे होते हैं वो वहाँ के आबादी के लिए छोटे छोटे प्रपोजल भी दे देता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, CSR, कि भाई हम यहाँ स्कूल बना देंगे या हम रोड बना देंगे या हम यहाँ पर जो है वो पानी की लाइन ले आएंगे। तो तरह छोटे छोटे गिफ्ट्स इंसेंटिव तो दे देते हैं आप लोकल्स को, लेकिन ये जो है वो इंसाफ नहीं करते। जितना बेनिफिट उन्हें हो रहा होता है माइनिंग से वो छोटा सा कंपनसेशन दे देते हैं, तो वो अनइवनली शेयर्ड होता है, तो कम्युनिटीज को इसका नुकसान बहुत फेस करना पड़ रहा होता है, लेकिन उसके बदले में उनके फवाइद जो हैं वो बहुत ही इनएडिकेट होते हैं। तो इस तरह फिर सोशल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े और इस तरह की चीज़ें हो सकती है। प्रोटेस्ट हो सकते हैं जो कि होते हैं, बहुत दुनिया में होते हैं, माइनिंग की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट एक प्रॉब्लम आ जाती है। जिस जगह आप माइनिंग कर रहे हैं वहाँ से आपने ह्यूमन का डिस्प्लेसमेंट कराया, उनको कहीं और जगह ले जाके शिफ्ट किया, तो ये एक सोशल इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन की वजह से लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। वो पहले वहाँ काम कर रहे थे, रह रहे थे, लाइफ थी उनकी, वो चेंज हो जाती है। लॉस्ट एक्सेस टू क्लीन वाटर, जो दूर दराज या करीबी लोग हैं वहाँ के पानी की जितने भी रिसोर्सेज हैं वो खराब हो जाती हैं, तो उनको पानी भी नहीं सही मिल रहा होता। इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, अब जब पानी, एयर, सॉइल सब कुछ खराब हो रहा होता है तो फिर वहाँ के जो मौजूद करीबी लोग हैं उनकी हेल्थ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। और इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड, ठीक है, उनके जो कारोबार वहाँ चल रहे थे, उनका जो लिविंग थी उधर, तो जो ऑक्यूपेशंस थे वो सारे मुतासर होते हैं माइनिंग की वजह से। क्योंकि क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि ना वो सॉइल पहले वाली रही, ना वो फार्मिंग कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं, वाटर खराब, बायोडाइवर्सिटी जो है वो मुतासर, फॉरेस्ट, लकड़ी, वुड, प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो तबाह हो गई, तो जाहिर सी बात है लोकल्स के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, उनके कारोबार पर इम्पैक्ट आएगा। सॉलिड वेस्ट मिसमैनेजमेंट इज एन अनदर जो है वो इसका मसला।
क्योंकि जो आपने वहां से सारा कुछ निकाल लिया है, अब उसको उसकी डंपिंग का एक इशू आएगा कि आप इसको कहाँ ले जाके डंप करें, इसको कैसे जो है वो इन्वायरमेंट से सफाया करें उसका, जितना भी आपने वहां से कचरा निकाला ना, एक्सट्रैक्शन, क्योंकि मटेरियल तो आपको थोड़ा ही चाहिए था, बाकी सारी चीज तो आपके लिए यूजलेस थी, अब वो यूजलेस चीज अब आपकी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट बन गया, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एक ये प्रॉब्लम। एंड अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज का आपका प्रॉब्लम आता है, डिफरेंट गैसेस आपकी वहां से प्रोड्यूस हो रही। माइनिंग के नतीजे में आप बेतहाशा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा बनती है और क्लाइमेट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। सॉल्यूशन क्या है? क्या हो सकता है? आप माइनिंग की वजह से जो है वो इम्पैक्ट को ख़त्म तो नहीं कर सकते, आप इन सोशल इम्पैक्ट को, आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, आप माइनिंग को भी ख़त्म नहीं कर सकते, आप माइनिंग को बैन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर माइनिंग ख़त्म हो गई तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी? मिनरल्स नहीं निकालोगे तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कैसे बनाओगे? कंस्ट्रक्शन करनी है, बिल्डिंग्स बनानी है, उसके लिए मटेरियल कहाँ से लाओगे? तो डिफरेंट गुड्स बनाने हैं, आपका जितना भी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी चीज़ें आप बनाते हैं वो मिनरल्स से बनाते हैं, वो मिनरल्स आपको माइनिंग से मिलते हैं, तो आप माइनिंग भी नहीं रोक सकते, और आप उसकी वजह से होने वाले लेकिन जो नुकसानात हैं उनको किसी हद तक कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं, अगर आप सही प्रोटोकॉल, सही स्ट्रेटजीज, सही तरीक़ेकार को इस्तेमाल में लेकर आए। Mining companies in most countries are required to follow stringent environmental and rehabilitation codes in order to minimize environmental impact and avoid impacting human health. तो आप जो है लॉज, कोड्स एंड कंडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते, कोई भी कंट्री कर कर माइनिंग को जो है वो सिक्योर बना सकती है किसी हद तक, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को जो है वो लागू करें, उसे मैंडेटरी बनाएं कि भाई आपने माइनिंग प्रोजेक्ट से पहले एक EIA रिपोर्ट ज़रूर देनी है, जिसमें निशानदेही होगी कि डेवलपमेंट, क्या आपने इन्वायरमेंट को मैनेज करने का प्लान क्या तैयार किया है, अगर आप माइनिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से धुआं निकल रहा है या वाटर गंदा निकल रहा है, तो उसको मैनेज कैसे करोगे, उसको साफ कैसे करोगे, या ऐसे ही गंदा गंदा सब कुछ जो है वो आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे? तो EIA में ये सारी चीज़ों की निशानदेही होती है। एक अच्छा EMP होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान होगा, तो उसकी वजह से माइनिंग के इम्पैक्ट्स कम आएंगे। माइन क्लोजर प्लानिंग which must be done before the start of mining operation. माइन क्लोजर प्लानिंग भी आपने बतानी होगी कि माइनिंग जब हम कर देंगे, हमारा जो जो प्लानिंग है वो जो काम है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएंगे, हमें चाहिए होगा वो हमें मिल गया, तो उसके बाद क्या तरीका होगा कि किस तरीके के तहत आप उस माइन को क्लोज करोगे, और क्या क्लोज करने के बाद वहाँ पर नुकसानात रहेंगे, और अगर नुकसानात रहेंगे तो आप उन नुकसानात को कम कैसे करोगे, वो सारा आपने देना होगा हुकूमत को। एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड आफ्टर क्लोजर। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, माइनिंग चल रही है और ड्यूरिंग ऑपरेशन तब भी करनी है, कि जैसा हमने अपनी EIA रिपोर्ट में बताया था इस तरह काम चल रहा है या नहीं चल रहा, और इवन आफ्टर क्लोजर भी आपने इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग वहाँ की करनी है, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग करनी है, वाटर टेस्टिंग करनी है, एयर टेस्टिंग करनी है, सॉइल टेस्टिंग करनी है। However, in some areas, particularly in the developing world, government regulations may not be well enforced. ये ऑब्वियस बात है, डेवलपमेंट कंट्रीज में जो है वो इतना काम नहीं हो रहा, इवन दो के EIA, पाकिस्तान में EIA हो रहा है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं हो रहा। साइट रिक्लेमेशन एंड क्लोजर, ये वही है, साइट जब काम हो गया तो साइट को रिक्लेम करना, रिक्लेमेशन या रिस्टोरेशन करना, कि अब वो पहली वाली सूरत में इसको लेकर आना है,
तो ये अगर आप इसके ऊपर भी काम करेंगे, अपने प्लानिंग में इसको भी शामिल रखेंगे, तो माइनिंग के कम से कम नुकसान आएंगे। रिजेंबल्स द प्री माइनिंग कंडीशन, सही, यानी माइनिंग करने के बाद की साइट, अब वो आपने उसको इस हालत में छोड़ के जाना है कि वो रिजेंबल करे प्री माइनिंग कंडीशन से, यानी माइनिंग से पहले वाली जो उसकी सूरत हाल थी उससे वो मुमासिलत हो इसकी कोई ना कोई, ऐसे नहीं कि बिल्कुल इसे रेंडर छोड़ देंगे। अच्छा, माइन रिक्लेमेशन और क्लोजर के प्लान बाकायदा होते हैं जो बताए जाते हैं कि भाई हम इस प्लान के तहत माइनिंग क्लोज करेंगे और साइट को कैसे हम रिस्टोर करेंगे, वो सब कुछ उसमें मेंशन होगा। माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, नो डाउट पाकिस्तान में माइनिंग हो रही है और उसमें फायदे भी हासिल हो रहे हैं और नुकसान भी हो रहे हैं। पाकिस्तान हैज डिपॉजिट ऑफ सेवरल मिनरल्स including coal, copper, gold, chromite, mineral salt, bauxite और इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। These are also a variety of precious and semi-precious minerals that are also mined, जिसमें पेरिडोस, aquamarine, topaz, ruby, emerald, rare earth minerals, क्वार्ट्ज, तो ये सब कुछ शामिल, मतलब बेतहाशा यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रेशियस जेम्स हैं जो आपके ज़मीन में मौजूद हैं। द पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (PMDC) is a responsible authority for the support and development of the mining industry. पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो कॉरपोरेशन या जो गवर्नमेंट का इदारा माइनिंग के तमाम चीज़ों को हैंडल करता है, देखता है, इजाज़त देता है, मॉनिटरिंग करता है, वो कहलाता है PMDC, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बलूचिस्तान हैज़ द मोस्ट मिनरल डिपॉजिट अमंग द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ये आपको भी अच्छी तरह पता है कि जो हमारा बलूचिस्तान है वहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं और वो पहाड़ों में बेतहाशा आपका ट्रेजर, खजाना मौजूद है। विद सिंध रिच इन कोल डिपॉजिट, सिंध की अगर बात करें तो सिंध में कोल डिपॉजिट ज़्यादा हैं, एंड खैबर पख्तूनख्वा रिच इन जैम्स, और आपके जो रूबी, टॉपर, एमरल्ड वगैरह है ये आपको खैबर पख्तूनख्वा से मिल सकते हैं। Oil and gas mineral used in nuclear energy purposes are mined by the federal government. Okay. The mining of other minerals is a provincial concern. Currently, around 52 minerals are mined and processed in Pakistan. तो ये पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी इन्फो थी। अच्छा, ये कुछ लिंक्स हैं जिसमें माइनिंग के हवाले से वीडियोस हैं, ये आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है।